ठीक है, तो आज का हमारा क्लास है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग और ब्लॉक जब रहते हैं तो वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, हाउ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्क्स। सो लेट अस सी, हम ये जानते हैं कि मान लो हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर हमारे पास एक स्प्रिंग अटैच है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये स्प्रिंग मासलेस होता है, याद रखना, दिस इज द मासलेस स्प्रिंग। और ये मासलेस स्प्रिंग है और इसके इस एंड पर एक मास लगा हुआ है। अगर हम इस मास को यहां से खींचते हैं ऐसे बाय डिस्टेंस a, और हम इसको नेचुरल लेंथ है, ये क्या है, नेचुरल लेंथ है, दिस इज द नेचुरल स्टेट। और हम इस नेचुरल स्टेट से इसको a डिस्टेंस खींचते हैं और फिर यहां इसको छोड़ देते हैं रेस्ट पे से। इसको ये खींचता है, पुल करता है, ये एक्सेलरेट करेगा, यहां तक स्पीड गेन करेगा, यहां के बाद फिर ये इसको शूट कर जाएगा, फिर यहां तक आएगा -a2 प्लस a से लेके x इक्वल टू -a पे, फिर ये रिस्ट पे आएगा। और इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम। ये हो गया मीन पोजीशन और ये हो गया एम्पलीट्यूड, SHM होता है ना। यहां तुम जानते हो यहाँ f इक्वल टू क्या होगा, अगर किसी पॉइंट x पे देखो तो f इक्वल टू क्या होगा, -kx, where k is the spring constant, acceleration is f by m, that is equal to -k by m into x. We can compare this, we can compare it with a is equal to minus omega square x. So it is the equation satisfying SHM. So इसलिए ये SHM है जिसकी ओमेगा होगी √k/m और इसकी टाइम पीरियड होगी 2 पाई बाय ओमेगा मींस 2 पाई √m/k। नाउ ये ओमेगा या ये टाइम पीरियड से दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, k पे और m पे। एक k पे डिपेंड करता है और एक m पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। सबसे बड़ी इसकी खासियत यह है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ओवर इट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कांस्टेंट फोर्स। कोई भी कांस्टेंट फोर्स लगा दो, ये इसके टाइम पीरियड को नहीं बदल सकता है। कोई भी कांस्टेंट फोर्स लगा दो, ये इसके टाइम पीरियड को नहीं बदल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे SHM कर रहा हो या फिर ये वर्टिकली इस तरह से SHM कर रहा हो या फिर ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे SHM कर रहा हो या फिर ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे SHM कर रहा हो, या फिर इसको एक लिक्विड में डिप कर दो, इसको एक लिक्विड में डिप कर दो और एक बॉयंसी भी ऐड कर रहा हो, या फिर इसको एक चार्ज दे दो Q, और यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दो E, कुछ भी कर लो, इसका टाइम पीरियड किसी भी कांस्टेंट फोर्स के इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाया जाए, कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाया जाए, ये कांस्टेंट फोर्स इसके मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देगा, बट इसका टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। याद रखना, एनी कांस्टेंट फोर्स only shifts the mean position. Time period remains unaltered. Time period remains same.
तो कोई भी समझना, मास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर बॉडी का मास, उसका इनर्शिया हर जगह सेम होता है पूरे यूनिवर्स में। और के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी है, अभी देखेंगे। वो उसकी मटेरियल, उसके आयनिक बॉन्ड्स, जो स्प्रिंग के आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, दैट इज अनचेंज्ड ड्यू टू एनी कांस्टेंट फोर्स। कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा दो, वो सिर्फ इसके मीन पोजीशन को, यहां क्या था, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग था इसका मीन पोजीशन। यहां क्या होगा, जब थोड़ा सा एलोंगेटेड स्टेट होगा, यहां क्या होगा, जब थोड़ा सा एलोंगेटेड स्टेट होगा, वो होगा इसका मीन पोजीशन। बट टाइम पीरियड सेम आता है। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को यहां तक में? ठीक, अब देखो, हम स्प्रिंग में एक टेक्निक लगाते हैं, ग्रेविटी जब रहता है तो कहीं भी हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग के केस में किसी भी क्वेश्चन का टाइम पीरियड निकालने के लिए, टू गेट द टाइम पीरियड ऑफ एनी स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग इन्वॉल्विंग सिस्टम, हम क्या करते हैं, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसकी एलोंगेटेड स्टेट जो थी, इक्विलिब्रियम स्टेट, मीन पोजीशन पे जो उसकी स्टेट थी, उसको नेचुरल लेंथ मान लेते हैं। देखो कैसे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो हम एक चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब जगह वैलिड होता है। हम एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है कि इसका टाइम पीरियड निकालना है। मान लो ये स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट था, मान लो ये जो है स्प्रिंग का क्या था, नेचुरल लेंथ था, ये नेचुरल स्टेट था। यहां स्प्रिंग अपने रिलैक्स लेंथ में है, ना तो एलोंगेटेड है ना ही कंप्रेस्ड है। आपने इसमें एक मास को हैंग कर दिया और धीरे धीरे अपने हाथ को हटा दिया, तो होगा क्या, ये यहां पहुंच जाएगा। दिस इज गोइंग टू रीच हियर, दिस इज द मास एम, this is the point where it is in equilibrium. This is the mean position. This is the mean position. Mean position का मतलब है at this point net force is 0. That means if this is delta x, we can write mg is equal to k delta x. यानी इस पॉइंट पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, mg cancels out k delta x. This is called equilibrium position or mean position. Now suppose हम इसको यहां से नीचे x डिस्टेंस और खींचते हैं, हम यहां इसको नीचे x डिस्टेंस एक्स्ट्रा खींचते हैं। So this is pulled extra और हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी है। तो क्या लिखेंगे हम, इस पॉइंट पे नेट फोर्स लिखेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगी, K इंटू, अब बताओ, पहले से एलोंगेटेड था x, डेल्टा x, तुमने x और खींचा तो कितना एलोंगेशन और हुआ, डेल्टा x प्लस x। दिस इज द नेट फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। स्प्रिंग में यहां पे पहले से एलोंगेशन डेल्टा x था, तुमने एक्स्ट्रा और खींचा, दिस इज एक्स्ट्रा फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्स्ट्रा x खींचा तो नेट एलोंगेशन है kx प्लस डेल्टा x। नीचे फोर्स कितनी है, mg, नीचे फोर्स कितनी है, mg। इसलिए यहां जो नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा k इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स माइनस एमजी, k इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स माइनस एमजी। आप यहां से देखेंगे k डेल्टा एक्स, आप यहां से देखेंगे k डेल्टा एक्स और mg तो पहले ही कैंसिल हो रहा था। देखो k डेल्टा एक्स और mg तो पहले से कैंसिल हो रहा था, तो क्या बच गया, kx ना। व्हाट इज kx, k इंटू एक्स्ट्रा शिफ्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन,
K इंटू नेट फोर्स क्या हो गया इन मैग्नीट्यूड K टाइम्स ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, नॉट शिफ्ट फ्रॉम नेचुरल स्टेट। ये x जो है ये क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा चेंज फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जब तुम उसको नीचे लाए तो मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस जाओगे रेस्टोरिंग फोर्स उसके प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन तो है ही क्योंकि इसको नीचे लाए थे, नेट फोर्स ऊपर है, ऊपर ले आएंगे नेट फोर्स नीचे होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक लीनियर फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स एक लीनियर फोर्स है। हर इक्वल डिस्टेंस में, हर इक्वल एक्स्ट्रा डिस्टेंस में चेंज इन फोर्स भी इक्वल है। इसीलिए यहां से यहां तक जो फोर्स था वो तो mg के साथ बैलेंस हो गया, इसके बाद जितना एक्स्ट्रा चले उतना ही एक्स्ट्रा फोर्स बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस स्प्रिंग को, इस एलोंगेटेड स्प्रिंग के इस स्टेट को अगर हम नेचुरल स्टेट मान लेते और हम इस मीन पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब इक्विलिब्रियम था उस समय जो स्प्रिंग का लेंथ था, इसको अगर हम नेचुरल स्टेट मान लेते तो भी मेरा एंड ग्रेविटी को 0 मान लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम स्प्रिंग की वजह से, इस वेट की वजह से, ग्रेविटी के कारण ये जहां तक एलोंगेट हुआ था, ग्रेविटी के कारण ये जहां तक एलोंगेट हुआ था एट इक्विलिब्रियम, उस स्टेट को अगर हम नेचुरल स्टेट मान लें, हम स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये ना माने, हम स्प्रिंग की नेचुरल स्टेट ये माने और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, दो काम करें। एक तो जिस स्टेट पे उसका, उस पर नेट फोर्स 0 था, उस स्टेट को स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट मान लें, और दूसरा हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, दोनों काम करें, तो उस केस में हमारा आंसर अनचेंज्ड है। हम यही करेंगे, तो हम करेंगे फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स, फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स we would neglect gravity and take equilibrium position as mean position to get time period। बट यहां एक राइडर है, अगर mg का टॉर्क इन्वॉल्व है, अगर वेट का mg का टॉर्क है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड नो टॉर्क ड्यू टू mg इज इन्वॉल्व। मतलब अगर रोटेशनल मोशन है, मोटा मोटी ये मांगा रोटेशनल मोशन है, एंगुलर एसएचएम हो रहा है, वो देखेंगे तब इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम ये काम करेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं T इक्वल टू 2 पाई, या हम लिख रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। क्या लिख रहे हैं? के बाय एम। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अब यहां समझो कितने ऐसे केसेस होते हैं जहां के हमको निकालना पड़ता है और कितने ऐसे केसेस होते हैं जहां एम हमको निकालना पड़ता है। हम दोनों चीज बता रहे हैं। पहला जो होता है तो हमारा ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ, हम कह रहे हैं के इक्विवेलेंट बाय एम इक्विवेलेंट। सो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, मींस 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम इक्विवेलेंट बाय के इक्विवेलेंट। नाउ हम यहां के इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे के आपको निकालना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड के। और बहुत सारे ऐसे केसेस जहां मास जो दिखता है वो नहीं होता है, कुछ और होता है। हम देखना चाहते हैं कौन कौन से। सो केसेस वेयर वी हैव टू गेट के इक्विवेलेंट। पहला, केसेस ऑफ के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के हम कहां निकालते हैं? ठीक, पहला, अगर दो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है, समझिए पहला केस है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स।
क्या होता है इसमें, एक ऐसे होता है, ये दोनों सीरीज होती है, ये K1 होता है, ये K2 होता है। जब इसको खींचते हैं और इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है x1 और इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है x2, तो ये जो मूव करेगा वो कितना मूव करेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अगर इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है x1 और अगर इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है x2, तो ये जो पॉइंट है वो कितना मूव कर जाएगा, x1 प्लस x2। इन दोनों में टेंशन सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, क्योंकि ये मासलेस है। सो हम कह सकते हैं K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। किसका आ जा रहा है, K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। टेंशन सेम होता है और एलोंगेशन जुड़ जाता है। यहां हम डिराइव कर सकते हैं, ये हम न्यूटन लॉज में करते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस होल सीरीज कॉम्बिनेशन इनटू सिंगल स्प्रिंग लाइक दिस। हम इन दोनों स्प्रिंग के बदले एक सिंगल स्प्रिंग डाल सकते हैं, K इक्विवेलेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 by K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by K1 प्लस 1 by K2। आई थिंक तुम लोग ये जानते हो, इसलिए उसको डिराइव पूरा वो न्यूटन लॉज वाले फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं। ये उल्टा फॉर्मूला होता है, ये कैपेसिटर की तरफ फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। 1 by K इक्विवेलेंट, 1 by K1 प्लस 1 by K2। अगर 3 स्प्रिंग है सीरीज में, तो 1 by K इक्विवेलेंट, 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 1 by K3। ठीक है, हाँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग में अलाउ नहीं किया था ना। ठीक है, कोई डाउट यहां, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता ये है, ये एक ब्लॉक होता है और एक स्प्रिंग ऐसे लगा होता है और दूसरा स्प्रिंग ऐसे लगा होता है, ये K1 और ये K2। जब आप इसको खींचते हैं, जब आप इसको पुल करते हैं बाय डिस्टेंस x, जब आप इसको पुल करते हैं बाय डिस्टेंस x, तो इसमें भी एलोंगेशन x ही होता है, इसमें भी एलोंगेशन x ही होता है। दोनों में x, यहां पर क्या होता था, एलोंगेशन डिफरेंट था, टेंशन सेम था। यहां पे एलोंगेशन सेम होगा, x सेम होगा, लेकिन टेंशन अलग अलग होगा। यहां क्या होता है, x सेम होता है बट F1 का वैल्यू होता है K1x और F2 का वैल्यू होता है K2x। टेंशन दोनों में अलग अलग होता है। तो ये इसको पुल करेगा किस फोर्स से, K1x से। ये किससे पुल करेगा, K2x से। और इन दोनों बदले अगर हम एक सिंगल स्प्रिंग डालना चाहें, और इन दोनों बदले अगर हम एक सिंगल स्प्रिंग डालना चाहें K इक्विवेलेंट, तो उसी सेम डिस्प्लेसमेंट में ये कितना से पुल करता, K इक्विवेलेंट इंटू x। तो इन दैट केस हम लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट, इस केस में क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। K बढ़ जाता है। तो अगर आपको कभी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है तो आप यहां डालिएगा 1 by K इक्विवेलेंट इज 1 by K1 प्लस 1 by K2। और अगर कभी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है तो आप डालिएगा K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2 यहां पे। अगर आपको, अच्छा ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, ये बताओ ये किस में है, ये दो दीवार है, बीच में ब्लॉक है, एक स्प्रिंग ऐसे है, ये दोनों स्प्रिंग किसमें कहलाएगा, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। जहां भी फोर्स जुड़ता है ये भी पैरेलल में। देखने में सीरीज जैसा लग रहा है बट होगा क्या, जब उसको पुल करेंगे तो इसमें एलोंगेशन होगा x, इसमें कॉम्प्रेशन होगा x। तो ये इसको पुल करेगा K1x से और ये इसको पुश करेगा K2x से। तो नेट फोर्स K1x प्लस K2x ही होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो पहला K निकलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, दूसरा K निकलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तीसरा K निकलेगा कटिंग में। देखो कटिंग में क्या होगा, हम ले रहे हैं केसेस ऑफ K इक्विवेलेंट। तीसरा केस होता है कटिंग में। अगर आप किसी स्प्रिंग को कट कर देंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई? और किसी स्प्रिंग को कट कर दोगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है?
वाई स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस। तो समझो स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली जो है होता क्या है, हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, तुम लोग पढ़े हुए हो, ड्रॉपर बैच में हो। सो एक्चुअली स्प्रिंग जो होता है वो एक सिंबल होता है, जैसे रेजिस्टेंस एक सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। बट जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस देखने में ऐसा हो, देखने में हो सकता है रेजिस्टेंस ऐसा ना हो, रेजिस्टेंस हो सकता है देखने में एक सिलेंडर की तरह हो, बट इसका ये सिंबल है, इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है। उसी तरह स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग एक सिंबल है किसके लिए, तो रेजिस्टेंस हो सकता है देखने में एक्चुअली इस टाइप का हो एक्चुअली, बट इसका सिंबल ये होता है, स्प्रिंग का सिंबल ये है, बट हो सकता है देखने में ये इस टाइप से हो, जैसे कि स्टील का यह एक रबर का कॉर्ड है, एक स्टील का यह एक रबर का कॉर्ड है, तो वो भी हो सकता है हमारा इलास्टिक है। एक स्टील का वायर है, उसको खींचो और छोड़ दो तो वो इलास्टिक है, या एक रबर का कॉर्ड है, तो ये इसका सिंबल हो सकता है। तो होता क्या है बेसिकली, हम देखेंगे बाद में चल के, एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है के जो होता है, एनी इलास्टिक लीनियर बॉडी, किसी इलास्टिक लीनियर बॉडी का ये सिंबल होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो हो सकता है हमारे पास जो सी है हमारा, कि अगर मेरे पास एक इलास्टिक लीनियर बॉडी है, तो उसमें और कोई इलास्टिक लीनियर बॉडी है, उसमें हमको दिया हुआ है उसकी लेंथ L, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और Y है इसका यंग्स मॉडुलस, बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन केसेस में जो हमारा K आता है, इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनेगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग, दिस रॉड इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, हम इस रॉड को एक स्प्रिंग बना सकते हैं। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K इज गिवन बाय YA/L, क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया बाय L, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया बाय L। इसीलिए अगर कोई रॉड है, इलास्टिक रॉड है, और वो हैंग कर रहा है या कहीं कनेक्टेड है, तुम उस रॉड को बना सकते हो क्या, तुम उस रॉड को कन्वर्ट कर सकते हो स्प्रिंग में और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर तुमसे ये पूछें, ये एक रॉड है इस तरह से, ये एक मासलेस रॉड है इस तरह से, और यहां पर तुमने एक ब्लॉक को हैंग कर दिया है जिसकी मास है M, इसका यंग्स मॉडुलस है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है Y, ये है A और ये है L, और पूछा जाए इसका टाइम पीरियड निकालो, इसको थोड़ा सा पुल करके छोड़ दे, इसका टाइम पीरियड निकालो, तो क्या करोगे, इसको बना दोगे क्या, इसको एक स्प्रिंग बना दोगे, ये हो जाएगा M, और इस स्प्रिंग को ले लोगे K की जगह कितना, YA/L, यानी ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है ना। अगर तुम इसको इस तरह से जाते हो, तुम एक स्प्रिंग और एक रॉड का सीरीज दे सकता है, एक स्प्रिंग और एक रॉड का सीरीज दे सकता है, या एक स्प्रिंग और एक रॉड का पैरेलल दे सकता है। तो याद रखना, एवरी रॉड इज इक्विवेलेंट टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L। अब जैसे तुम इसको कट करोगे, जैसे हम इसको कट कर देंगे बीच से, तो क्या होगा, Y सेम रहा, Y तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये तो मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। अगर हम इसको दो पार्ट में बीच से कट कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहा, सिर्फ क्या चेंज हो गया, लेंथ हो गया हाफ। यानी अगर यंग्स मॉडुलस सेम है, मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो याद रखना, D कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, कटिंग ऑफ, अगर स्प्रिंग को कट कर रहे हो तो याद रखना K इंटू L इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप लेंथ को हाफ कर देंगे K डबल हो जाएगा, अगर लेंथ को हाफ कर देंगे K डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या पड़ता है असर, जिस फ्रैक्शन से लेंथ घटेगा उसी फ्रैक्शन से K मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? इक्विवेलेंट
आएंगे इलास्टिसिटी में। देखो होता है यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये सुना है कभी? स्ट्रेस होता है F बाय ए, फोर्स पर यूनिट। इसको आपने केक से कंपेयर कर दिया। हाँ ओके। ठीक है। तो याद रखना, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसकी लेंथ L थी, तुमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, काट दिया, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। एक का लेंथ है L/3, एक का है 2L/3। तुमने इसको इन दोनों पार्ट में दो टुकड़ों में काट दिया, एक का लेंथ है L/3, दूसरे का 2L/3। तो जो ए अगर L लेंथ का K था तो L/3 का कितना होगा? 3K। एग्रीड? क्योंकि K इंटू L मस्ट बी इक्वल टू K1 इंटू L/3, तो हो जाएगा L/3। ये कितना आ जाएगा? 3K/2। सही है? E। So now we are coming to केस E। केस E होता है, अगर आपसे मिक्स्ड पूछ दिए दें, अगर आपसे पूछेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, ठीक है? तो अब हमारा ई वाला केस क्या है समझो। हमसे अगर ये कहा गया है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, हमसे अगर ये कहा गया है ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग था जो इससे कनेक्टेड था, ये K है, ये M है, इसकी कुछ टाइम पीरियड रही होगी। आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। कौन कौन सा? आपने स्प्रिंग को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा लिया ये, एक लिया ये, एक लिया ये, और चौथा लिया ये। और टुकड़े कितने कितने लेंथ के तोड़े थे? देखो ये लेंथ था L, तुमने यहां पे इसको ब्रेक किया था L/6 पे, ये था L/3, ये था L/4, ये था L/4। सही है? सबका लेंथ जोड़ने पे क्या आ रहा है? L आ रहा है ना? L/6, L/3, L/4। आपको बताना है, अगर इसका टाइम पीरियड T था तो इसका टाइम पीरियड T के टर्म में कितना होगा? इसका टाइम पीरियड T था, इसका टाइम पीरियड T के टर्म में कितना होगा? तो क्या करोगे? सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन में क्या करोगे? तुम यहां लिख लोगे, ये 6K, ये कितना है? 3K, ये कितना है? 4K, ये कितना है? 4K। ये और ये पैरेलल में कितना हो गया? 9K। कितना हो गया? 9K। ये इसके साथ सीरीज में 9K इंटू 4K बाई 9K प्लस 4K कितना हो गया? 36K/13। एग्रीड? और ये पैरेलल में देखो, ये और ये सबसे पहले इन दोनों को ले लिए पैरेलल में, कितना हो गया? 9K और K 4K जो है इक्विवेलेंट था, ये क्या हो गया? सीरीज में, ये निकल गया। अब ये और 4K पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 36K/13 प्लस 4K, दैट इज K इक्विवेलेंट, यही ना? उसके को क्या करना है? T इक्वल टू 2π√m/K या K/m, उसको डाल दो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स्ड। चलो अब हमारा ई टॉपिक क्या है? हमारा ई टॉपिक, अगर स्प्रिंग एंगल पे रखे हो तो क्या करोगे? अगर स्प्रिंग एंगल पे रखे हो और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछेगा तो क्या करोगे? समझो, अगर स्प्रिंग एंगल पे रखे हुए हो और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछ रहा हो तो क्या करोगे? सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, see, springs placed at angle, springs
ये हमारा ई केस है, स्प्रिंग्स प्लेस्ड एट एंगल्स। इसमें क्या होता है समझो, मान लो मेरे से ये पूछा गया है, यहां एक ब्लॉक है, यहां एक एंड है और यहां एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, एक दूसरा स्प्रिंग बंधा हुआ है और एक तीसरा स्प्रिंग बंधा हुआ है। ये मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। हमको ये दिया हुआ कि ये सर्टेन एंगल है, ये भी सर्टेन एंगल है और ये भी सर्टेन एंगल है। हमको ये दिया हुआ है, ये जो है एंगल, ये मान लो थीटा, ये K1 है, सॉरी ये K1 है, ये K1 है, ये K2 है। हाँ, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये सभी कुछ कुछ दिया हुआ है, एंगल सारा दिया हुआ है। हम 3 स्प्रिंग लिए हैं, हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। अब तो इसमें करना क्या है वो पहले समझ लो, प्रोसेस समझ लो। हमको कहा गया है कि इसका K इक्विवेलेंट निकालना है। 2 चीजें पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ सकते हैं कि इस मास m का टाइम पीरियड क्या होगा, इस मास m को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, या ये कहे कि फाइंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ K। तो बात बराबर ही है, क्योंकि टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K इक्विवेलेंट, ये हम जानते हैं। हाउ टू गेट दिस, तो हमको ये बताना है फाइंड K इक्विवेलेंट और फाइंड द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ दिस मास। ऐसे हर क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको ये जो है देखना है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ये तो कहीं ना कहीं तुमको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा और ये है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है इसके अबाउट ये पूरा डायग्राम एक मिरर इमेज है, इसके अबाउट ये पूरा डायग्राम एक मिरर इमेज है। यानी जो राइट साइड है, देखो ये भी K1 है और ये भी K1 है, जो राइट साइड है उसी का मिरर इमेज लेफ्ट साइड है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो करना क्या है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहां से इसको क्या करो, इस ब्लॉक को लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग मूव कराओ। तुम इसको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस x मूव कराओ। हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं इस डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, समझ रहे हो। दिस x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। हम इस ब्लॉक को लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ऐसे मूव कर, उसको पुश भी कर सकते हैं और इसको ऊपर पुल भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस x से लाइन ऑफ सिमेट्री में इसको मूव कर दो। हम ये जानना चाहते हैं, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x इन दिस डायरेक्शन, इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन या एलोंगेशन हुआ, इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ या फिर एलोंगेशन हुआ, और इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन या कंप्रेशन हुआ। ठीक है, तो लेट अस सी। हम कह रहे हैं मान लो पहले स्प्रिंग इस तरह से था, मान लो पहले स्प्रिंग इस तरह से था, ये मास है, ये एक स्प्रिंग है K1 K2। अब तुमने क्या किया, इसको बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट दिया, यहां पे, यहां से यहां पे। देखो ये डायग्राम जो तुमको दिख रहा है ये टू द स्केल नहीं है, ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, मतलब इस डिस्टेंस का एटलीस्ट 1/1000 टाइम्स ये डिस्टेंस है। ये बस तुम इमेजिन कर लो। तो होगा क्या उस केस में, यहां से एक तरह से तुम बोल सकते हो कि जो तुम्हारा ये पॉइंट है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अगर इसका नाम A दे, इसका नाम B दे, हम कह सकते हैं B जो है वो कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। सो दैट मीन्स B टू B, जो पॉइंट B है वहां से इसको ज्वाइन करो, या पॉइंट B से जो इसका नया पोजीशन उसको ज्वाइन करो। ये दोनों लाइन लगभग पैरेलल है, समझो इस बात को। हम क्या कहना चाह रहे हैं, B से लेकर इसको ज्वाइन करो, या B से लेके अब नया स्प्रिंग बनाओ। ये दोनों स्प्रिंग लगभग एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम इसको दिखा सकते हैं, दिस मीट्स एट B एंड दैट इज एट इंफिनिटी। सिमिलरली यहां से जो A है, ये पॉइंट A जो है वो कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है,
समझ रहे हो ना? डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल है कि अगर हम इसका नाम दे रहे हैं ओ ए एंड ओ डैश ए, ओ बी एंड ओ डैश बी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम है कि ओ बी एंड ओ डैश बी, हम कह सकते हैं ओ डैश बी इज नियरली पैरेलल टू ओ बी। इसीलिए जो ये स्प्रिंग आपको दिख रहा था, कहां से लेकर, ओ से लेकर के बी तक, और अब जो बन रहा है ओ डैश से लेकर बी तक, इसमें चेंज इन लेंथ कितना आएगा? सो बताओ। पहली बात तो चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये एंगल थीटा था तो ये थीटा ही रहेगा, ये थीटा था, ये थीटा ही रहेगा। एग्रीड? यहां से ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर, ये और ये तो इक्वल लेंथ है, तो एक्स्ट्रा लेंथ ये हुआ, और ये लेंथ आएगा। देखो तुमने इस लेंथ को क्या लिया था? x, तुमने इस कॉम्प्रेशन को क्या लिया था? x, तो ये जो है आएगा x cos थीटा, और ये कितना होगा? x cos थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रोसेस में जब तुमने इसको x अमाउंट से इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, जब तुमने इस स्प्रिंग को x अमाउंट से कंप्रेस किया था, क्योंकि तुम्हारा मूवमेंट जो है इस स्प्रिंग के डायरेक्शन में है, K2 के डायरेक्शन में है। जब ये स्प्रिंग x अमाउंट से कंप्रेस होगा तो ये दोनों स्प्रिंग x cos थीटा से एलोंगेट हो जाएगा। इसीलिए जो तुम्हारा फोर्स डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? देखो जो तुम्हारा फोर्स डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? योर फोर्स डायग्राम लुक्स लाइक दिस, योर फोर्स डायग्राम लुक्स लाइक दिस। तुमको यहां पे तुमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, तुमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया था बाय अमाउंट x, तो ये इसको पुश करेगा किस फोर्स से? K2 इंटू एक्स। ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया K2 किस अमाउंट से? x अमाउंट से। ये इसको पुश करेगा K2 इंटू एक्स। ये फोर्स, चूंकि ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गया x cos थीटा से, K1 इंटू एक्स cos थीटा, और चूंकि ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया है, so that is going to become K1 इंटू एक्स cos थीटा। सही है? ये कंप्रेस हो गया x से, ये स्प्रिंग तुम मान सकते हो बिना डायरेक्शन चेंज किए उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एलोंगेट कर गया कितने से? x cos थीटा से। ये भी क्या हो गया? एलोंगेट कर गया। ये दोनों पुल करेगा और ये पुश करेगा। अगर तुम इसका वेक्टर सम निकालोगे तो तुम देखोगे राइट और लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, राइट और लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। अगर तुम इसको निकालोगे तो नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। योर नेट फोर्स कम्स अपवर्ड्स, योर नेट फोर्स कम्स अपवर्ड्स। और कितना आएगा बताओ? व्हाट इज एफ नेट? व्हाट इज एफ नेट? तो एफ नेट का वैल्यू, ये एंगल अभी भी थीटा ही है, सो एफ नेट का वैल्यू होगा K2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ K1x cos थीटा का cos थीटा होगा। देखो इस फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट और इस फोर्स का भी cos थीटा कंपोनेंट प्लस K2x, तो यहां से तुम देखोगे दैट इज गोइंग टू कम K2 प्लस 2K1 cos स्क्वायर थीटा, K2 प्लस 2K1 cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। एग्रीड? ये हो गया मैग्नीट्यूड। तुम डायरेक्शन देख सकते हो, तुमने इसको प्रेस किया था नीचे, नेट फोर्स लग रहा है ऊपर, ये माइनस साइन के साथ होगा। इसका मतलब तुम्हारा K इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बताओ? सो व्हाट इज योर K इक्विवेलेंट? सो योर K इक्विवेलेंट इज K2। K2 कौन सा है स्प्रिंग? K2 द स्प्रिंग लाइन ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा था वो K2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K1 cos स्क्वायर थीटा, K2 प्लस 2K1 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर K इक्विवेलेंट, जो तुम उस इक्वेशन में डाल सकते हो। कौन सा? अच्छा, ये cos स्क्वायर थीटा कैसे है? देखो ये जो फोर्स है
इसको जब तुम रिजॉल्व करोगे, देखो इसका राइट कंपोनेंट इस फोर्स का, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, 3 फोर्स है। तो बेसिकली 3 फोर्स इस तरह से ऐड कर रहा है। अगर हम देखें तो हमारा 3 फोर्स इस तरह से ऐड कर रहा है कि एक फोर्स इसको शिफ्ट कर लो, एक फोर्स इस तरह से है, कितना है K2x, ये पुश कर रहा है। और हम एबीडी जब बनाते हैं तो फोर्स को एक पॉइंट पे दिखाते हैं। तो इसको यहां से खींच के यहां लो, कोई फर्क नहीं। K2x यहाँ, ये हो गया K1x cos थीटा एक फोर्स, और ये हो गया तीसरा फोर्स, ये कितना हो गया, ये हो गया K1x cos थीटा। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। हमको इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम निकालना है, हमको इन तीनों फोर्स, ठीक है ना, आ जाएगा ना। तो इसको याद रखोगे K2 प्लस K1 cos 2 K1 cos स्क्वायर थीटा। जैसे क्वेश्चन तुमको मिलेगा इस टाइप से, क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से, उस क्वेश्चन में ये लिखा होगा, एक तो ये होगा, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये तीसरा स्प्रिंग है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये K है, ये K है, ये K है। बताओ K इक्वल क्या होगा, K2 और K1 सेम है, इसको मान लो लाइन ऑफ सिमेट्री। K2 और K1 सेम है, थीटा कितना है बताओ, 60 डिग्री। तो K प्लस 2K cos स्क्वायर 60 डिग्री डाल देना। मान लो तुमसे ये पूछा गया है, ये 90 डिग्री पे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं और ये इस तरह से है, ऐसे करके है। ये मान लो K है, ये मान लो K है, ये मान लो K है, ये है 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये 135 डिग्री। तो देखो ये बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या लिखोगे, K2 के बदले K, K1 के बदले भी K, और थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, हो जाएगा ना। तुम डाल दो K आ जाएगा, उसको डाल दो। अगर टाइम पीरियड पूछा है तो एक बार में K इक्विवेलेंट निकाल के कर सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा सा इसमें जाना चाहें, और हम इसमें अगर हम कभी ऐसा हो जाए कि 2, 3, 4 स्प्रिंग ना हो, 5 या 6 स्प्रिंग दे दें, हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा, हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब देखो, अगर तुम इस मेथड को समझ रहे हो और मैं इस पे थोड़ा सा और इसमें जाना चाहूँ, मान लो हमको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको कैसे बनाएंगे, जब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो फिजिक्स में मेथड्स का इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन इनफाइनाइट है, याद रखना। कॉन्सेप्ट्स आर फाइनाइट, मेथड्स आर फाइनाइट, क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन को खत्म नहीं कर सकते हो। इतनी किताबें हैं, इतनी बुक्स हैं, बट सब में जो उसका मेन फंडामेंटल बेसिक वो सेम ही है। मान लो ये एक स्प्रिंग इस तरह लगा हुआ है, एक स्प्रिंग इस तरह से लगा हुआ है, एक 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 इस तरह, सबका K है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। एक हेक्सागोनल कोई दीवार है, हेक्सागोनल रूम है, उस रूम के उस हेक्सागन के हर कॉर्नर से एक सेंटर पे ये मास है। पूछा गया इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे। अब सोचो, इसका टाइम पीरियड पूछा गया है, हम अगर इसको x अमाउंट से ऐसे मूव करा दें, ऐसे x, तो क्या ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस करेगा x से, क्या ये स्प्रिंग एलोंगेट करेगा x से। अब ये और ये स्प्रिंग ना तो x से चेंज होगा ना 0 से, कुछ बीच का वैल्यू आएगा। तो हम ये कह रहे हैं डायरेक्टली, बिकॉज नाउ आई हैव डन दिस क्वेश्चन, हमको इस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है, हम इस तरह से कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया किससे, x से, ये इसको खींचेगा kx से, ये कॉम्प्रेस कर गया, ये इसको प्रेस करेगा kx से,
ये स्प्रिंग, ये 60 डिग्री है ना, तो ये स्प्रिंग एलोंगेट कर रही है किससे, x cos 60 डिग्री से। ये इसको ऐसे खींचेगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस कर रही है किससे, x cos 60 डिग्री, ये इसको पुश करेगा। ये स्प्रिंग कंपोनेंट ले लो, कंप्रेस कर गया, और ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया। देखो ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया और ये स्प्रिंग को, तो इसका जो एलोंगेशन है ये इसको खींचेगा, सॉरी ये इसको खींचेगा इधर। ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया, इस स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया है, ये इसको खींचेगा k इंटू एक्स कॉस 60 डिग्री। और ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो गया, इसको प्रेस करेगा k इंटू एक्स कॉस 60 डिग्री। तो अगर तुम देखो, अब हम सबको फोर्स को इन दोनों के ले आते हैं साथ में, इन दोनों को साथ ले आता है, इन दोनों को साथ ले आता है, इन दोनों को साथ। हम ये डायग्राम से इसलिए इस तरह से बनाए ताकि तुमको पता चले कौन कॉम्प्रेस था कौन एलोंगेटेड था। हम क्या कर रहे हैं, जिसको किए ये कॉम्प्रेस ये एलोंगेटेड। अब ये x का कंपोनेंट ले लिए, इसके एलोंग इसके एलोंग, इस x को डायग्राम वही रखे, इस x का कंपोनेंट ले लिए इधर इधर। तो देखिए ये और ये कॉम्प्रेस हो रहा है, इसका कंपोनेंट यहाँ लिए, सॉरी यहाँ लिए कॉम्प्रेस हुआ, लेंथ घटा, यहाँ लिए तो ये लेंथ बढ़ा, ये लेंथ घटा, फिर यहाँ लिए तो हम देख रहे हैं ये लेंथ बढ़ा। तो अब हम क्या देख रहे हैं बताओ, ये x kx मिल गया, कितना हो जाएगा 2kx, ये और ये मिल गया 2k, ये और ये मिल गया kx प्लस kx/2 प्लस kx/2, कितना हो गया kx, ठीक है ना। ये और ये मिल गया kx, ये और ये मिल गया, कितना हो गया kx। ये कितना डिग्री 60 डिग्री, ये कितना डिग्री 60 डिग्री। तो क्या हम नेट फोर्स नहीं निकाल सकते, कितना, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको इस डायरेक्शन में निकालना है, इस पे नेट फोर्स, तो निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर होते हैं तो हमको ये समझना है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, स्मॉल होना चाहिए। बहुत लार्ज कर दोगे तो ये दोनों पैरेलल नहीं रहेगा ये, ठीक है। स्मॉल एक्स के लिए ऐसे केस में हम कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम कैसे दोनों को, यही तो हम करते हैं YDAC में, यही हम करते हैं डायपोल में, सब में यही करते हैं। डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है तो जो स्लिट 1 और स्लिट 2 से जो हम पॉइंट तक जाते हैं वो पैरेलल मानते हैं। उसी तरह से हम क्या करते हैं उस केस में, डायपोल के केस में, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से जो लाइन लेते हैं उस पॉइंट तक का, वो सेंटर से जो लाइन उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर, उसके पैरेलल लेते हैं। यही हम सब जगह करते हैं, ठीक है। चलो ये था हमारा ई केस, ये हमारा ई केस था। अब है हमारा एफ केस। एफ केस में क्या है, देखो एफ केस में क्या है, अगर आपके पास किसी सिस्टम ऑफ पुलीज हो, अगर आपके पास कहीं सिस्टम ऑफ पुलीज हो, तो वो एफ को, वो स्प्रिंग कांस्टेंट को ड्रास्टिकली चेंज करता है। अगर आपके पास कभी सिस्टम ऑफ पुलिस हो तो वो आपके जो के का वैल्यू होता है उसको ड्रास्टिकली चेंज करता है। कैसे चेंज करता है ये देखो। नाउ बिफोर आई गो इनसाइड दैट पॉइंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पहला चीज क्या कर रहे हैं बता देता हूं। हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के वेरियस केसेस में टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, यानी ओमेगा कैसे निकालेंगे। ओमेगा को मैंने जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था, √k इक्विवेलेंट बाय m इक्विवेलेंट। अभी हम k इक्विवेलेंट के केसेस देख रहे हैं, फिर हम तुमको बताएंगे m इक्विवेलेंट के केसेस। उसके बाद हम तुमको बताएंगे हाउ टू फाइंड टाइम, ये हो गया टाइम पीरियड, हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड, फिर हम आएंगे हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए SHM स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। उसमें हम सारा केस लेंगे। तो जरा देखो, अगर हमसे कभी पुलिस के बारे में पूछा जाए, हम अभी क्या बात कर रहे हैं, आइडियल पुलिस का। सो हम एफ केस ले रहे हैं, के इक्विवेलेंट इन पुली केसेस, आइडियल पुलिस। आइडियल पुलिस का मतलब होता है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्या होता है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस।
अभी हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व करने के मूड में नहीं है। अभी हम इसमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व करने के मूड में नहीं है। हम रोटेशनल में जब आएंगे टॉर्क वाले केस में तो हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हमारे सारे पुलिस जो है वो आइडियल हैं और उनमें कोई वो नहीं है, उनमें कोई उस टाइप की चीज नहीं है। ठीक है, सो जरा देखते हैं कि मान लो हमने सिंपल अगर इस टाइप से, बिफोर आई गो इनटू दैट, तुम्हें को पता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो रिकैप कर देते। अगर कोई पुली इस तरह से हो, अगर कोई पुली इस तरह से हो, इसमें एक धागा है और ऐसे एक टर्न लेके चला जाए, ठीक है। और एक पुली में एक धागा यू टर्न लेके चला गया और एक दूसरा धागा इसके सेंटर से बंधा हुआ है, एक दूसरा धागा जो है वो इसके सेंटर से बंधा हुआ है ऐसे करके। ये दूसरा धागा है, ये एक धागा है जो यू टर्न लिया है और एक धागा उसके सेंटर से बंधा हुआ है, ये दूसरा धागा है। अगर ये पॉइंट x1 डिस्टेंस नीचे जाएगा और ये पॉइंट A मान लो, धागे का ये पॉइंट अगर x1 डिस्टेंस नीचे जाएगा और धागे का ये पॉइंट B अगर x2 डिस्टेंस नीचे जाएगा, तो धागे का ये पॉइंट जो है या सेंटर ऑफ पुली जो है, सेंटर ऑफ पुली या ये धागा, बात बराबर है क्योंकि यहां से यहां तक लेंथ इनएक्सटेंसिबल है। तो ये जो जाता है, ये जो पॉइंट जाएगा, ये जाता है C पॉइंट x1 प्लस x2/2। जानते हो ये एरिथमेटिक मीन होता है, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का एरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे से क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, क्या पहला ये है, दूसरा ये है, हाँ अगर मान लो कि पुली को x ऊपर किया हाँ, तो जो रस्सी लूज होती है, मतलब जो स्प्रिंग डॉट लूज होती है वो 2x की होती है। स्प्रिंग जो लूज करती है वो 2x की होती है अगर स्प्रिंग पुली x से ऊपर हुआ है तो। और पुली x से ऊपर हुआ है तो और धागा जो है 2x से, लूज होता है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। सर इसमें अगर मान लो पुली को ऊपर करें तो राइट हैंड साइड से एक पार्ट रस्सी का छूटेगा, लेफ्ट हैंड साइड से एक पार्ट रस्सी का छूटेगा। राइट हैंड पार्ट से, अगर आपने नीचे किया, हाँ। आपने x1 नीचे किया और b को x2 नीचे किया, तो ऊपर करें सर। मैंने इसको नीचे किया तो वो ऊपर, वो राइट साइड हाँ राइट मोस्ट। यहाँ पे, हाँ हाँ सर। सर इसमें आपने a पॉइंट को x1 नीचे किया और b पॉइंट को x2 नीचे किया। हाँ मैं, हाँ मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है धागे का, इसको मैं मार्कर से मार्क कर दूं और मैं इस धागे के इस पॉइंट को एक मार्कर से मार्क कर दूं तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने देखा ये नीचे गया x डिस्टेंस, x1 ये गया x2। हाँ बताओ। तो सर पुली x1 प्लस x2 जाना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं मान लो a पॉइंट को x करूँ और b पॉइंट को देखो a, देखो देखो देखो, तो पुली 2x नीचे जाता है। ये 0 होगा तो ये फिक्स पॉइंट होगा तो ये, ओके सर। अगर दोनों मूवेबल है तो फिर 3 कैसे आता है? अगर दोनों, मूवेबल है हाँ। और अभी दोनों पॉइंट मूवेबल है तो 3 कैसे आता है? मीन कैसे आता है? सिंपल सी बात है तुम्हारा, देखो बता देता हूँ, पहले मुझे इसको डायग्राम यहाँ पर लिख लेने दो, उसके बाद बता रहा हूँ। ओके सर। इन तीनों केसेस में के सेम है, एम सेम है, के सेम है, एम सेम है। आपसे कहा गया है कि फाइंड, आपसे कहा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड या ओमेगा या के इक्विवेलेंट इन ऑल द 3 केसेस। अभी उसको करेंगे, पहले इसके पहले तुमको ये बता दें, मान लो इस तरह से है कि ये तुम्हारा एक धागा था, इस तरह से ऐसे था, ऐसे था और ये पुली था, ठीक है।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब क्या हुआ, ये पॉइंट यहां से थोड़ा नीचे चला गया, यहां पहुंच गया। ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, और ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है। अब सोचो, ये जो लेंथ है, तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो लाइन था, ये जो इनिशियल लाइन था, इस लाइन से ये पॉइंट ए पहुंच गया ए डैश पे। कहां पहुंच गया? ए डैश पे। बी पहुंच गया बी डैश पे, और सी मान लो पहुंच गया सी डैश पे। तो ये बताओ, ये अगर डिस्टेंस x1 मूव किया, ये अगर डिस्टेंस x2 मूव किया, यानी बेसिकली पहले के कंपेरिजन में यहां पे मैंने x1 लेंथ कट कर लिया, मैंने यहां से x1 लेंथ कट कर लिया, तो यहां अगर ए डैश बनाएंगे, यहां आएगा ए डैश। मैंने x1 लेंथ कट कर लिया, यहां मैंने b डैश का मतलब क्या है, x2 लेंथ कट कर लिया। तो इसके नीचे और इसके नीचे जाने की वजह से यहां लेंथ कट हुआ, x1 और x2, और मैंने उस पूरे को जोड़ दिया, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर ये डिस्टेंस x है, तो बताओ इधर भी x बढ़ा, इधर भी x बढ़ा ना। तो x प्लस x एक्स्ट्रा हुआ, और x1 माइनस x2 घटा तो हम लिख सकते हैं माइनस x1 डिक्रीज माइनस x2 डिक्रीज प्लस 2x इंक्रीज इज 0, लिख सकते हैं ना। इसीलिए इसका मीन आता है। अब समझो, आपसे इनमें हमको स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा गया। आई हैव आस्क्ड यू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इन दिस केसेस, हाउ वुड यू गेट इट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको खींचना है बाय अमाउंट x। कितना है? डिस्टेंस से x, एंड लेट द फोर्स बी f। इसको किससे जो हम पुल किए हैं, बाय डिस्टेंस x, लेट द फोर्स बी f। इसको हम क्या कर रहे हैं, लेट इट बी पुल्ड बाय डिस्टेंस x, फोर्स बी f। लेट अस पुल इट बाय डिस्टेंस x एंड फोर्स ई f। ठीक है, एग्रीड। अब देखो हमको f और x में रिलेशन निकालना है। नाउ हम यहां सारे केसेस में नेग्लेक्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, ग्रेविटी है ही नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड और ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं होता है। वर्टिकल स्प्रिंग में कहीं भी हम जहां रोटेशन नहीं इन्वॉल्व, हम टॉर्क ऑफ ग्रेविटी नहीं है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ग्रेविटी को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ ग्रेविटी इसलिए नहीं लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये है F इक्वल टू माइनस के एक्स, सही है। या यूं कहो कि चलो F इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस प्लस का रिलेशन कैसे निकालते हैं, ऊपर और नीचे से होता है, जो भी है, ठीक है, माइनस के एक्स। एक दूसरा फोर्स है F इक्वल टू एम जी। ये प्लस हो या माइनस हो मैटर नहीं करता, प्लस एम जी लो या माइनस एम जी लो, जब दोनों ऐड करेगा तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा, माइनस के एक्स प्लस एम जी, या माइनस के एक्स माइनस एम जी, सही है ना। ये कैसा फोर्स है, शिफ्टेड फोर्स है, यही फोर्स शिफ्ट कर गया ना, यही ग्राफ शिफ्ट कर गया ना। कहां शिफ्ट कर गया, यहां शिफ्ट कर गया ना। तो इसके अबाउट अगर हम अल्टरनेट ओरिजिन मान लें, तो क्या यहां और यहां कोई फर्क है? अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता तो शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि फोर्स स्प्रिंग फोर्स लीनियर फंक्शन है, F इक्वल टू के एक्स, यानी इक्वल डिस्टेंस का चेंज करोगे, इक्वल डिस्टेंस के चेंज में
इक्वल डेल्टा एक्स, 1 सेंटीमीटर बढ़ाओ फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाओ, फोर्स का चेंज इक्वल होता है ना। यस सर। इसलिए जिस पॉइंट पे एफ एक्स, के एक्स और वेट, जिस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स और वेट कैंसिल हो रहा है, उस पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा जितना एक्स जाओगे उस पॉइंट से, फोर्स उस एक्स्ट्रा एक्स के ही प्रोपोर्शनल है, ओके सर। इसीलिए। अब देखो, इसका मतलब ये ग्रेविटी तो है नहीं, इसका मतलब इसमें टेंशन एफ है, इसका मतलब इस धागे में टेंशन एफ है, वेट तो है नहीं, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, इसमें टेंशन कितना है, एफ है। अब ये बताओ, अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे चला, ये कितना चला, 0, फिक्स पॉइंट है नहीं ये, यस सर। यहां से यहां तक धागा इंस्टेंसिबल है, तो ये एक्स डिस्टेंस अगर नीचे चला, ये अगर एक्स डिस्टेंस नीचे चला, ये कितना ऊपर गया होगा, एक्स गया होगा, क्योंकि दिस प्लस दिस बाई 2 0 होना चाहिए, तो इसका ये निगेटिव होगा, यानी इसमें एलोंगेशन कितना हो गया बताओ। जो भी यहां पे तुमको ये शिफ्ट दिख रहा है, ये लेंथ का चेंज, ये तो फिक्स पॉइंट है, ये यही तो है ना, ये जो लेंथ बढ़ा, इसके और इसके बीच का गैप बढ़ा, वो स्प्रिंग के कारण तो नहीं बढ़ा, वो किसके कारण बढ़ा, स्प्रिंग के कारण बढ़ा ना। यस सर। स्प्रिंग एलोंगेशन कितना होगा, एक्स होगा, केक्स। तो यहां फोर्स, यहां टेंशन कितना है, के एक्स, यहां टेंशन कितना है, के एक्स, बिकॉज ये मासलेस है, यहां भी टेंशन कितना होगा, के एक्स होगा ना, तो कितना आ गया, के एक्स, एफ इजकल टू के एक्स, यानी के इक्वल यहां कितना है, के ही है। यहां देखो, यहां बताओ, तुमने ये इमेजिन किया था कि लेट अस सपोज हम इसको एक्स से मूव करते हैं और उस समय यहां टेंशन टी है। ये बताओ, अगर ये पॉइंट एक्स से नीचे गया, ये पॉइंट तो गया नहीं, ये पॉइंट तो फिक्स है, देखो यहां से यहां तक क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। ये अगर एक्स से नीचे गया ये पॉइंट, और ये 0 से गया, तो ये कितने से जाएगा, एक्स बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, यानी यहां टेंशन कितना होगा बताओ, इस स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है बताओ, एलोंगेशन एक्स बाई 2 है, यानी यहां टेंशन कितना है, के एक्स बाई 2 है ना, यहां के एक्स बाई 2 और यहां टेंशन एफ, तो यहां भी टेंशन एफ, और तुम जानते हो मासलेस पुली होता है एफ प्लस एफ, ये धागा सेम है, एफ प्लस एफ इज दिस 2f, एफ प्लस ये किसके इक्वल होगा बताओ, 2f इज इक्वल टू के एक्स बाई 2 होगा, तो f हो जाएगा के एक्स बाई 4, आपका k इक्विवेलेंट होगा, यू वुड गेट k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k बाई 4। यहां देखो, तुमने इसको x से खींचा और मान लिया यहां पे टेंशन f है। पहले मुझे ये बताओ, अगर ये पॉइंट x से नीचे आया है, अगर ये पॉइंट x से नीचे आया है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट नहीं चल सकता है क्योंकि इसका दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो ये कितना से चला होगा, 2x, यानी इसमें टेंशन क्या रहा होगा, इसमें टेंशन कितना रहा होगा, एफ डैश, या स्प्रिंग फोर्स क्या रहा होगा, इसमें एलोंगेशन है 2x, तो यहां फोर्स रहा होगा k इंटू 2x रहा होगा, k इंटू 2x यहां, k इंटू 2x यहां, तो यहां फोर्स कितना रहा होगा, k इंटू 2x का डबल होगा ना, सो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4k होगा, ठीक है। अब देखो, मुझे इस केस में बताना क्या, हाँ बीच वाले में 2f कैसे लिखा? बीच वाले यहाँ पे 2x कहाँ लिखा है, x बाई 2 लिखा है ना, नहीं, नीचे इक्वेशन यहाँ कहाँ पे,
देखो वो बीच वाला केस बोल रहा है कि बीच वाले केस में 2f इक्वल टू kx/2 लिखा है ना 2x इज इक्वल टू kx बाई 2, 2f। ये 2f इज इक्वल टू kx बाई 2। हाँ सर वो पूछ रहा है। अच्छा, यहां पे है kx बाई 2, यहां टेंशन अगर t होता है, यहां f है, यहां पर f होगा, सेम स्ट्रिंग है ना, यहां टेंशन f तो यहां टेंशन f तो यहां हो जाएगा 2f, होगा ना। हाँ तो 2f को kx बाई 2 से इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलो मान लो, तो समझो इसका ओमेगा है अंडर रूट के बाय एम, इसका ओमेगा है अंडर रूट के बाय 4m, इसका ओमेगा है अंडर रूट 4k बाय एम, तीनों डिफरेंट होता है, ठीक है। अगला देखो, और इस पे लेते हैं केसेस। मान लो मेरे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन इस तरह से है, पूछा गया है ये k है ये m है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने इसको, इस पॉइंट को, देखो जिस पॉइंट को खींचोगे उसी का एक्सेलरेशन मिलोगे। मान लो इसको मैंने x से खींचा, इसमें टेंशन क्या हो गया, f हो गया, मान लेते हैं यहाँ टेंशन f हो गया, तो हमको बस यही करना है ना, f इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स बन गया, f इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स। इसमें जब इसको x खींचे नीचे तो यहां पे टेंशन मान लेते हैं f है, अगर यहां टेंशन f है तो क्या यहां टेंशन f बाई 2 होगा, हाँ सर। क्योंकि देखो इस धागे में अगर टेंशन t है, मासलेस धागा है, मासलेस पुली, हर जगह टेंशन एक धागे, एक पर्टिकुलर धागे में शुरू से अंत तक टेंशन सेम रहता है, यहाँ टेंशन t तो इस पूरे में टेंशन t, तो t प्लस t इज 2t, तो 2t का वैल्यू f है, तो t हो गया f बाई 2, ये f बाई 2 तो क्या ये f बाई 4 होगा, होगा यस सर। ये f बाई 4 तो ये हो जाएगा f बाई 8, होगा। यस यानी इस स्प्रिंग में टेंशन है f बाई 8, इस स्प्रिंग में टेंशन है f बाई 8, लेकिन अगर इस स्प्रिंग का एलोंगेशन है y, अगर इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है y, मान लो इस स्प्रिंग में जब इसको नीचे x से खींचे, इसमें मान लेते हैं एलोंगेशन कितना है y हो गया, यानी ये जो पॉइंट है ये कितना मूव कर गया, y मूव कर गया, सही है ना। यस तो पहला इक्वेशन, हाँ बताओ, तो पहला इक्वेशन तुम यहां लिख सकते हो, यहां टेंशन f था तो तुम रिलेट करते चले गए, तुम्हारा यहां टेंशन आ गया, f के टर्म में आ गया, तो पहला इक्वेशन लिख सकते हो f बाई 8 इज इक्वल टू k इंटू वाई, फर्स्ट इक्वेशन, यही ना। हाँ सर। बट मुझे तो f x के टर्म में चाहिए ना, मुझे तो f और x में रिलेशन चाहिए, यहां पे हम निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं x और y में रिलेशन निकालते हैं, ये y से चला, ये 0 से चला, ये y से नीचे गया, क्योंकि इस स्प्रिंग मैंने एलोंगेशन मान लिया y, ये y ये 0, तो ये कितना होगा y/2। y बाई 2, बिल्कुल ये हो जाएगा y बाई 2, ये y बाई 2 ये 0 फिक्स्ड है, y बाई 4 होगा, ये y बाई 4 ये 0, y बाई 8 होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y बाई 8, सही है, समझ रहे हो। हाँ सर। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, f बाई 8 k इंटू वाई की जगह डाल दो 8x, है ना, f इक्वल कितना हो जाएगा 64kx, है ना,
सो के इक्विवेलेंट इज 64K, के इक्विवेलेंट इज 64K। चलो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, देखो मान लो हम एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा फ्रेम होते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो हमारा एफ केस है, के इक्विवेलेंट इन पुलिस में क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा फ्रेम होते हैं और इलस्ट्रेशन भी ज्यादा होते हैं, और हम इसको ऐसे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और कोई बात नहीं, ये इस तरह से है, ठीक है। और यहां से धागा निकला इस तरह से, और ये धागा पहुंचा यहां पर, यहां पहुंचने के बाद इसमें एक स्प्रिंग ऐसे अटैच था, फिर ये धागा यहां से वापस गया, एक दूसरा स्प्रिंग अटैच था, फिर ये धागा यहां पहुंचा ऐसे करके, यहाँ तीसरा स्प्रिंग अटैच था, फिर धागा यहां पहुंचा, ये चौथा स्प्रिंग अटैच था, कितना हो गया 1 2, यहाँ भी 1 2, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लॉक इस तरह से हैंग कर गया, दिया हुआ है ये है K, ये है 2K, 3K, 4K, इसका मास है। फाइंड द टाइम पीरियड या फाइंड इक्विवेलेंट K, तो क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे, मान लेते हैं इसको हमने x अमाउंट से खींचा, इसमें टेंशन है F, ये धागा ऐसे चलेगा टेंशन F, ये धागा ऐसे घूमेगा टेंशन F, ये धागा ऐसे घूमेगा टेंशन F, ये धागा ऐसे घूमेगा टेंशन F, सही है। Yes, sir. पूरे यहाँ से जहां से लेके जहां तक ये धागा चलेगा टेंशन F, ठीक है। इसमें टेंशन कितना 2F, इसमें टेंशन 2F, इसमें टेंशन 2F, इसमें टेंशन 2F, सही है। ठीक, अब क्या करते हैं, हम कहते हैं अब हमको क्या करना है, इस x को निकालना है, f और x में रिलेशन निकालना है। तो ये बताओ, इसमें अगर एलोंगेशन कितना है, इसकी लेंथ 2F क्रिएट करने के लिए इस स्प्रिंग को अपने लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, धागा तो लेंथ बढ़ाएगा नहीं, यही बढ़ाएगा, तो ये अपने लेंथ को बढ़ाया होगा। मान लो इसको मान लो y, ये अपना लेंथ y बढ़ाया, ये अपना लेंथ z, ये अपना लेंथ w, और ये अपना लेंथ सपोज x y z w, ये मान लो r बढ़ाया, ठीक है, मान सकते हैं। मान लेते हैं इस स्प्रिंग में 2F टेंशन क्रिएट करने के लिए इसमें एलोंगेशन चाहिए y, यहाँ पे क्या चाहिए 2F टेंशन के लिए एलोंगेशन क्या चाहिए z, यहाँ पे 2F टेंशन क्रिएट करने के लिए इसको अपने लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, बिना लेंथ बढ़ाए स्प्रिंग टेंशन क्रिएट नहीं कर सकता, ओमेगा w, और इसको बढ़ाना पड़ेगा r। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2F इज इक्वल टू, यहाँ पे 2F इज इक्वल टू KY, 2F इज इक्वल टू KY, 2F इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2F इज इक्वल टू 2KZ लिख सकते हैं ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2F इज इक्वल टू 3KW, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2F इज इक्वल टू 4KR लिख सकते हैं ना। अब एक काम करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, देखो कैसे निकलेगा। हम बोल रहे हैं ये तो चला नहीं भाई, यहां स्टार्ट की, ये तो चला नहीं, ये तो फिक्स पॉइंट था, ये चला हुआ है, तो ये कितना चला होगा ऊपर 2y, इन दोनों का मीन होगा 2y ऊपर, ये 2y ऊपर, ये 2y ऊपर, ये z नीचे, तो ये कितना चला होगा Z by 2 नीचे, ये 2y ऊपर,
ये 2y ऊपर, ये सेंटर है z नीचे, तो ये चला होगा मेरे ख्याल से 2y plus 2z 2y plus 2z 2z, वेरी गुड, सही है, हाँ 2y plus 2z सही है। देखो ये डाउनवर्ड है, 2y plus 2z डाउनवर्ड है, और ये 2y अप है, तो दिस माइनस दिस बाई 2 z आ रहा है डाउनवर्ड, सही है ना। अब ये नीचे 2y plus 2z नीचे, ये w ऊपर, तो ये क्या होगा ऊपर, plus 2z plus 2w ऊपर 2y plus 2z plus 2w ऊपर, हाँ सही है। दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, ये और ये कट गया, डिवाइडेड बाय 2 सही है। ये है r, अब ये कितना जाएगा नीचे, 2y plus 2z plus 2w plus 2r, सही है। ये डाउन, ये अप, हाँ सही ना। दिस शुड बी इक्वल टू x, दिस शुड बी इक्वल टू x, है ना। अब सबको डाल दो, यहां सब डालो, y को डालो, कितना आएगा 2f by k, 2 times of 2f by k, 2y, y का मतलब हो गया दिस, प्लस 2 times of z का मतलब है f by k, प्लस 2 times of 2f by 3k, यही ना, प्लस 2 times of r का मतलब कितना है f by 2k इक्वल टू x, सही है। देखो यहां से y डाल दिए, यहां से z डाल दिए, इसमें यहां से w डाल दिए, और यहां से डाल दिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, f कॉमन समथिंग इक्वल टू x, f कॉमन इंटू समथिंग इक्वल टू x, बट होना क्या चाहिए था f बाई के इक्वल टू x, यही ना। तो ये जो ब्रैकेट आ रहा है इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 1 बाई के इक्वलेंट से, या इसको अरेंज कर लोगे तो इस तरह से भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू समथिंग इंटू, जब इस पूरे को लिखोगे एक काम कर लो, आप चाहो तो कर लो, 6 के ले लो, सॉरी इसको काट दो, 3 के ले लो एलसीएम, 3 के ले लो एलसीएम, के 3k और k, ठीक है। 3 के लोगे एलसीएम हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस देख लेते हैं 4 प्लस 3f इज इक्वल टू x, यहां से f इज इक्वल टू 3k बाय 3kx बाय कितना आ रहा है बताओ, 9 25 आ रहा है, 25, सो k इक्विवेलेंट इज 3k बाय 25, ठीक है। हाँ देखो देखो देखो, पूछो। ये हाँ लेफ्ट साइड जो उसमें 2y है, ठीक है, ठीक है। एक काम करो, राइट में निकालना है ना, तो राइट में मान लो कि ये कोई वैल्यू है a, तो क्या लिखोगे, a माइनस 2y बाई 2, ए डाउनवर्ड,
a माइनस 2y/2 इज इक्वल टू z। ओके सर। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। अभी तो कोई डाउट किसी को? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास के बाद तुम्हारा काम है, किसी भी क्वेश्चन में जिसमें स्प्रिंग होगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी, किसी बुक से तुमको वो क्वेश्चन बनाना होगा। तो देखो हम और क्या बता रहे हैं, हम एक क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, चलो याद नहीं आ रहा है, चलो दूसरा। अब इसमें एक चीज और देखो, और तुमसे ये पूछा जाए कि ऐसा है एक सिस्टम इस टाइप से, किस टाइप से, देखो एक सिस्टम इस टाइप से है। एक पुली है और ये ब्लॉक है इसमें बना हुआ। यहां स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां स्प्रिंग लगा हुआ है। दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां पर एक दीवार है, इसका मास है, हम स्प्रिंग कांस्टेंट किया स्प्रिंग, और ये कांस्टेंट है, ये फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मतलब कि ये जो है दाएं बाएं नहीं चल सकता है, ये इस चैनल में फंसा हुआ है। हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है, हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? हाउ टू गेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस? हाउ टू गेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस? केक मिले निकालकर। के इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका? क्या? कितनी भी तो है इसमें सर। K1 प्लस देखते हैं क्या होगा। हम एक काम करते हैं कि हम इसको अगर मूव कराएं, अगर हम इसको मूव कराते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, हम अगर इसको मान लो, हमको करना क्या है बेसिकली, व्हाट इज आवर एम? हम किसी भी क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इसको मूव कराते हैं बाय डिस्टेंस x नीचे, है ना। और उस स्टेट में हम इस पे फोर्स निकाल लेते हैं F, यही करते हैं ना। यस सर। हमने इसको x अमाउंट से खींचा, हमने इसको x अमाउंट से खींचा, तो क्या ये दोनों स्प्रिंग x अमाउंट से इलांगेट करेगा? नहीं करेगा, नहीं सर। नहीं करेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में इस साइड टेंशन सेम है, इलांगेशन सेम नहीं है। तो होगा क्या, इसमें मान लेते हैं इलांगेशन होगा x1, इसमें मान लेते हैं इलांगेशन जो है होगा x1, और इसमें मान लेते हैं इसकी लेंथ बढ़ेगी x2। समझ रहे हो ना? तो x1 प्लस x2/2 किसके इक्वल होगा? x के। इसकी लेंथ अगर बढ़ गई बाय अमाउंट x1 और इसकी लेंथ अगर बढ़ गई बाय अमाउंट x2, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितने से बढ़ गया? टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितने से बढ़ गया? x1 plus x2/2। हाँ, x1 प्लस x2/2, यही ना। तो इमेजिन करो शुरू में होगा क्या, पहले समझो। अगर इस धागे को पकड़ लें तो क्या होता यूं कि ये पॉइंट जो है आपका, ये आता कुछ डिस्टेंस नीचे डाउन, और ये आता कुछ और डिस्टेंस नीचे डाउन x2 जो एंड है। बट इसको रहना तो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल, तो यहां से कुछ धागा इस साइड से स्लिप करके इधर पास हो जाता है, कुछ धागा, क्योंकि इसको रहना हॉरिजॉन्टल ही है। तो होगा क्या,
कि पहले इसमें अगर इसकी के कम है, इसमें एलोंगेशन ज्यादा चाहिए, इसका के ज्यादा है, इसमें एलोंगेशन कम चाहिए फॉर सेम टेंशन फ्रॉम हियर टू हियर। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहां स्लिप कर गया, एक्स्ट्रा पार्ट यहां स्लिप कर जाएगा, लेकिन दोनों को करना इक्वल है। तो होगा क्या कि अगर ये x1 ये x2 है तो बेसिकली ये कितना से नीचे जाएगा, ये कितना नीचे, अगर इसमें एलोंगेशन x1 हुआ है और इसमें एलोंगेशन x2, अगर ये डिस्टेंस x जाएगा नीचे तो इसका मतलब यहां से अगर ये डिस्टेंस x जाएगा नीचे यहां से यहां तक, इसका मतलब यहां भी x बढ़ा और यहां भी x बढ़ा ना। हाँ सर। तो टोटल लेंथ इसकी वजह से, इसके नीचे जाने की वजह से ये लेंथ और ये लेंथ दोनों साइड बढ़ेगा, x और x, पर टोटल एलोंगेशन है कितना, x1 प्लस x2, ये होगा। तो पहला इक्वेशन तो ये होगा। दूसरा टेंशन सेम चाहिए। हम कह रहे हैं अगर इसमें टेंशन F है, अगर इसमें टेंशन F है तो क्या इस पहली बात, क्या इन दोनों धागे में टेंशन सेम होगा? अगर उसको हॉरिजॉन्टल रहना है तो हाँ। हॉरिजॉन्टल नहीं रहना तो हॉरिजॉन्टल रहना है नहीं, अगर नहीं सेम होगा ना, आइडियल पुली है, और ये F/2 होगा, ये भी होगा F/2। हॉरिजॉन्टल नहीं रहना तो अलग होता सर। आइडियल पुली है, एटवुड मशीन है ये मान लो एटवुड मशीन है, यस सर। तो टेंशन सेम रहता है दोनों साइड की, नहीं? रहता है सर। तो फिर सेम होती है। आइडियल पुली है ना, हाँ। आइडियल पुली मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन सेम रहेगा। ये अगर F है तो F/2 होगा। एग्रीड? Agreed, sir. अगर हम बोल रहे हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स ऐड कर रहा है टेंशन का वो F है तो F/2। अब ये F/2 को क्या लिखोगे, K1x1, इस F/2 को क्या लिखोगे, K1x1, और इस F/2 को क्या लिखोगे, K2x2। तो यहां पर x1 और x2 को डाल दो। x1 यहां से कितना आ जाएगा, F x1/2 ना, F/4 K1, सही है, प्लस x2/2 मतलब कितना हो गया, F/4 K2 इज इक्वल टू x, सही है। Yes, sir. सो F इज इक्वल टू 4 K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू x, यानी K इक्वलेंट इज इक्वल टू 4 K1 K2 बाय K1 प्लस K2, सही है। सही है। Yes, sir. किसी कोई डाउट है तो बताओ। सर एक बार ये प्रेशर बता दो सर। बता देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से था, ये इस तरह से था, एक फिक्स्ड पुली है, यह है K1, यह है K2, तुमने इसको x मोड से खींचा। मान लेते हैं इसमें टेंशन है F2, इसमें टेंशन है F1, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, अगर इस स्ट्रिंग में इसमें अगर टेंशन है F1, इसमें F2, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, F1 प्लस F2 लगेगा, Yes, sir. दैट इज F। क्यों, इस धागे में टेंशन है T1, तो इसके ऊपर फोर्स लग कौन रहा है, वेट तो है नहीं, मासलेस मान चुके हैं। F1 इधर से, F2 इधर से, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो है F1 प्लस F2, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये मासलेस पुली है, इसका कोई भी टुकड़ा, उसका मासलेस का मतलब क्या है, F इक्वल टू ma जब लगाओगे, अगर कि मासलेस बॉडी एक्सेलरेशन में है, अगर एक मासलेस बॉडी एक्सेलरेशन में है तो उसमें फोर्स कितना होगा, 0। F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है बट मास 0 है, 0।
तो मासलेस बॉडी पे हमेशा फोर्स 0 होता है। तो इस पे कोई टुकड़ा लोगे, उस टुकड़े के एक एंड पे होगा T1, दूसरे पे होगा T2, और T1 माइनस T2 0 है, भले वो एक्सेलरेशन में है बट वो मासलेस है। तो इस पूरे में टेंशन सेम आता है, F1 यहाँ, F2 यहाँ। हम लिख सकते हैं पहला इक्वेशन F1 इक्वल टू F2, बट F1 प्लस F2, F इक्वल टू F1 प्लस F2, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बट हमको F लिखना है इन टर्म्स ऑफ x। हमारा पर्पस क्या है? F इज इक्वल टू समथिंग इनटू x, एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड K इक्विवेलेंट। हाउ टू गेट F इक्वल समथिंग इनटू x? अगर इसमें टेंशन F1 है तो F1 को क्या लिख सकते हैं? F1 को क्या लिख सकते हैं? K1 x1। अगर इसमें एलोंगेशन x1 था, F2 को क्या लिख सकते हैं? K2 x2। इसमें एलोंगेशन अगर x2 था, पर हम जानते हैं अगर हम इस पॉइंट को नीचे खींच दें, इसको फिक्स रखें, मान लो इसको फिक्स रखें, अभी इसको हम धागे को होल्ड कर लें और इसको नीचे खींचे x1 डिस्टेंस से, और इसको नीचे खींच दें x2 डिस्टेंस से, तो दोनों अलग अलग आएगा क्योंकि दोनों का केस सेम नहीं है। और फिर इसको बराबर करना चाहे तो स्ट्रिंग को पास करना होगा। तो जो भी है, तो यहां से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F1 के बदले क्या हो जाएगा बताओ? F1 के बदले हाँ, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और F1 था K1 x1, F2 था K2 x2, और हम ये जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो 2x कितना हो जाएगा बताओ? x1 प्लस x2। क्यों? क्योंकि जब इसको हम खींचेंगे x से, इसको खींचेंगे फिर बराबर करेंगे, तो बराबर में क्या होगा कि जितना एक से कटेगा, देखो अगर एक धागा इस तरह और एक धागा इस तरह से, और तुम दोनों को बराबर करना चाह रहे हो शिफ्ट करके, तो क्या होगा? जो इसका मिड पॉइंट पे जाएगा ना, ये जितना ये नीचे है उतना ये ऊपर जाएगा ना। ये x1 है और ये x1 और ये x2 था। जब बराबर कर दोगे तो मान लो y हो गया, तो क्या लिखोगे बताओ? यहां से x1 घटा, यहां से x2 बढ़ा। रुक जाओ। सर, अगर आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में वॉल नहीं लगाई होती साइड में, तो भी वो हॉरिजॉन्टली आता ना नीचे? नहीं आता, तब टिल्ट करता। ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? अगर दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होते तब सीधे आता। तब सीधे आता, हाँ तब सीधे आता, बिल्कुल। ओके सर। देखो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान लो मैं मैनुअली ही कर रहा हूँ इस काम को, मैं बेसिकली 2 स्टेप लगा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट स्टेप्स। बाकी चीजों को भूल जाओ, बस ये देखो, ये K है और ये 2K है, एक स्प्रिंग था। मैं सेम फोर्स लगा रहा हूँ, मैं सेम फोर्स यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, टेंशन T। तो होगा क्या कि ये फोर्स सेम के लिए, अगर ये एलोंगेट करेगा x से, ये एलोंगेट करेगा 2x से, करेगा ना? यस। और सेम फोर्स क्रिएट कर दे, टेंशन क्रिएट कर दे ऐसे खींच के, तो इसको एलोंगेट करना होगा x, इसको 2x से, तो ये टिल्ट तो हो जाएगा ना इस तरह से, ये तो टिल्ट हो जाएगा। पर चूंकि हमने इसको चैनल में फिक्स किया है, वो टिल्ट नहीं हो पा रहा है, वो टिल्ट नहीं हो पा रहा है। अब इसको क्या होना है? बराबर होना है। तो बराबर होने के लिए क्या, इसको हॉरिजॉन्टल ही रहना है। ये कोशिश तो करेगा बट वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल साइड वॉल का नॉर्मल इसको नहीं करने देगा। तो अब ये इसको बराबर होना है, ये क्या करेगा? देखो, इसको बराबर होना है तो क्या करेगा? तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये फाइनली यहां आ गया, फाइनली यहां आ गया, कितना आ गया? यहां आ गया, ठीक है। तो ये 2x और इसको मान लेते हैं y है। तो ये बताओ, यहां पे लेंथ बढ़ा 2x, यहां लेंथ बढ़ा x, तो टोटल लेंथ कितना बढ़ा? 2x प्लस x बढ़ा ना। लेकिन अगर हम इस धागे और इस धागे को दोनों को अगर सेम अमाउंट y से खींच देते यहां से यहां, और इस धागे को सेम अमाउंट यहां से खींच देते यहां से यहां, तब कितना से लेंथ बढ़ता? टोटल 2y।
होता ना। यस सर। तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक आ रहा है ना, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, तुम जब एसएचएम लिखते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक के प्रोपोर्शनल देखते हो, एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, एक्स ऑफ द ब्लॉक। तो वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ये। सर y आएगा ना, तो 2y तो आएगा, क्या चीज? y आएगा ना इक्वल टू। इधर भी y ना, इधर भी y ना, टोटल लेंथ स्ट्रिंग का कितना बड़ा? हाँ 2y ना। हाँ सर। तो तुमको इससे रिलेट करना है कि ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट और ब्लॉक पे फोर्स या ब्लॉक के एक्सेलरेशन को रिलेट करना होता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, देखो कोई डाउट है? देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ी चालाकी दिखाई थी। ये तो मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई थी, अब मैं थोड़ा सा चालाकी से बाहर आ रहा हूं। चालाकी इन द सेंस, अभी तक हमने एक ही स्प्रिंग को एलोंगेट करते थे या बड़ा सिंपली एलोंगेट करते थे, बट अब मैं उसको ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं उसको 2 स्प्रिंग ले रहा हूं, मैं 2 स्प्रिंग ले रहा हूं। और थोड़ा सा यार मेरा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बुक्स ने इसको डील नहीं किया, कहीं भी किसी बुक्स ने इसको डील नहीं किया है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखते हैं। हमको इस तरह से पूछा गया है, बोलो अब ये बताओ कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1 है और ये K2 है। अब बताना है कि इसका टाइम पीरियड या K जो है इक्विवेलेंट क्या होगा। तो कैसे करेंगे, 4/k1 प्लस k। क्या होगा? पहले केस मिला के उनको ऐड कर देंगे, मतलब 4/k1 टाइम पीरियड में 4/k1 प्लस 1/k2 का फैक्टर आएगा। 4/K1 प्लस 1/k2 1/K2। कैसे टाइम पीरियड है। कैसे कैसे? पीरियड में आएगा k इक्वल। ये आएगा 1/K इक्विवेलेंट, ये बोल रहे हो? नहीं, तो मतलब t इक्वल टू 2π/k इक्विवेलेंट होता है ना, तो k 2π/k में ही आएगा पूरा टर्म। हाँ, मतलब कि 1/K के बदले ये आएगा पूरा। हाँ वही बोल रहा हूँ, 1/K इक्वल 1/K प्लस 4/K प्लस 1/K2, यही ना? कैसे? यहाँ 4 कैसे आया? सर आपने केस करवाया था पिछला वाला। अच्छा ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 चीजों को सुपर इम्पोज जो है कर सकते हैं। क्या हम यहाँ 2 चीजों को सुपर इम्पोज कर, हम कह रहे हैं, मान लेते हैं इसमें एलोंगेशन हो रहा है डेल्टा x1। कितना हो रहा है? डेल्टा x1 या x1, इसमें एलोंगेशन हो रहा है, और इसमें एलोंगेशन हो रहा है डेल्टा x2। ठीक है, हम कह रहे हैं और ये एलोंगेशन कितना x है, इसको मान रहे हैं x। पहले हमको ये बताओ कि अगर ये K1 धागा होता, इफ K1 इज स्ट्रिंग, तो x2 और इसमें क्या रिलेशन होता? x को बोलते हैं x2, डेल्टा x2 होता ना। अगर ये धागा होता यहां से यहां फिक्स्ड लेंथ का होता, तो जितना ये चला, जितना इसमें एलोंगेशन हुआ, वही ये पॉइंट चलता ना। हाँ सर। तो x का वैल्यू कितना होता? डेल्टा x2। अगर K2 स्ट्रिंग होता और इस स्प्रिंग की जगह धागा होता, यहां से यहां तक पूरा धागा ही होता, लेकिन ये स्प्रिंग होता, तब ये बताओ ये x और डेल्टा x1 में क्या रिलेशन होता? टू टाइम्स डेल्टा x1, 2 टाइम्स में हाँ सर। दिस प्लस दिस बाय 2। हाँ ठीक है, ये होता। अब बिकॉज बोथ हो रहा है, तो इसके एक स्प्रिंग की वजह से जो होता,
एक बार में एक रखेंगे स्प्रिंग, दूसरे स्प्रिंग को रखेंगे तो उसको सुपर इम्पोज कर देंगे। देयरफॉर नाउ x इज इक्वल टू सुपर इम्पोजिशन। So x becomes equal to 2 delta x1 plus delta x2। बट हमको तो x चाहिए इन टर्म्स ऑफ फोर्स ना। मान लो इसमें फोर्स कितनी F है, तो ये बताओ इस F को क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें टेंशन F है, इस F को क्या लिख सकते हैं? K2 डेल्टा x2। अगर इसमें एलोंगेशन है x2 डेल्टा x2, तो इसमें जो टेंशन डेवलप करेगा वो कितना करेगा? K2 डेल्टा x2। और यहाँ F, यहाँ कितना होगा? 2F। तो 2F की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? K1 डेल्टा x1 होगा ना? यस सर। यहां लिख दो 2 इंटू डेल्टा x1 का मतलब है, डेल्टा x1 का मतलब है 2F बाई K1, डेल्टा x2 का मतलब है F बाई K2। यहां से आएगा F इज इक्वल टू 4K2 सॉरी K1 K2 बाय ये ना K1 K2 बाय 4K2 प्लस K1 इंटू एक्स। सही है? सही है ना? दिस इज के इक्विवेलेंट। सो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। 1 बाई के इक्विवेलेंट इज 4 बाई, नहीं ठीक तो है? सही आएगा वो। हाँ सही आएगा। 4 बाई K1 प्लस, हाँ सही है, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पुलिस के कुछ केसेस थे, ये हमारे पुलिस के कुछ केसेस थे। अगला केस जो होता है जहां पे के बदल सकता है, अगला केस जो होता है जहां पर के बदल सकता है, दैट इज गोइंग टू बी इन द केस ऑफ तो कट हो गया, एंगुलर हो गया, पुल हो गया, ठीक है। चलो अब हम आ रहे हैं पहले केसेस ऑफ एम इक्विवेलेंट। मास कहाँ कहाँ बदलता है, ठीक है? हम देख रहे हैं कि मास कहाँ कहाँ बदलता है। देखो अभी तक हमने क्या लिया था? एम इक्विवेलेंट बाय के इक्विवेलेंट। अब हम मास का ले रहे हैं। मास उन हर जगह पे बदलता है। मास का बेसिकली कहा जाए तो 4 केसेस हैं मास बदलने के। 4 केसेस हैं जहां पे मास जो दिखता है वो नहीं होता है। कौन कौन सा केस है? पहला है, सो हम ले रहे हैं केसेस ऑफ एम इक्विवेलेंट। पहला, अगर 2 ब्लॉक सिस्टम है, अगर दोनों एंड पे मास है, एक अब तक क्या था? एक एंड पे क्या था? एक जो है एंड पे क्या था? एक ब्लॉक था और एक एंड पे वॉल था, और दोनों एंड पे मास होगा तो क्या होगा? ठीक है, इफ मास रिप्रेजेंटेड बोथ द एंड्स। तो देखो 2 ब्लॉक सिस्टम, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास इस तरह से है कि ये ब्लॉक है, और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है? इसकी नेचुरल लेंथ थी L0 और आपने इसको एलोंगेट कर दिया H0 से। इस स्प्रिंग की, इसकी मास है M1, इसकी मास है M2, ठीक है? इसका नेचुरल लेंथ था L0 और इस समय इसका टोटल लेंथ है L0 प्लस H0, यानी कि नेचुरल लेंथ की लेंथ ज्यादा है। कितनी? X0। और आपने इसको छोड़ दिया, लेफ्ट इसको छोड़ दिया, आपने इसको जो है लीव कर दिया। एट t इक्वल टू 0,
लेफ्ट एट रेस्ट, रिलीज एट रेस्ट, आपने इसको रेस्ट पे से छोड़ दिया, तो होगा क्या, स्प्रिंग इसको खींचेगा, इसको भी खींचेगा, तो दोनों एक्सेलरेट करेगा। दोनों जो एक्सेलरेट जो है करेगा, कुछ देर के बाद ये यहां पहुंचेगा और ये यहां पहुंचेगा, एंड द स्प्रिंग वुड बी इन द नेचुरल लेंथ। कुछ देर के बाद ये स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में पहुंच जाएगा, ऐसे करके। जिस समय अपने नेचुरल स्टेट में पहुंचेगा, ये लेफ्ट जा रहा है, ये जा रहा होगा राइट, ये जा रहा होगा लेफ्ट, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ये स्पीड होगी v1, ये स्पीड होगी v2, और ये स्पीड मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैक्सिमम? क्योंकि स्प्रिंग अभी क्या है, नेचुरल स्टेट में है, सो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, मिनिमम है। एग्रीड? यस सर। ये किसी टाइम पे होगा, इसको हम बोलते हैं T/4, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। 1/4 ऑफ टाइम पीरियड में ये अपने नेचुरल स्टेट में होता है। अगले बार फिर ले लो, तो T इक्वल टू ले लो T/2। T/2 पे क्या होगा, ये उतने ही डिस्टेंस, अच्छा इस पूरे प्रोसेस में ये कितना चला था, A1, ये कितना चला था, A1, और ये कितना चला था, A2। बिफोर अटेनिंग द नेचुरल स्टेट, दिस ब्लॉक हैज मूव्ड लेफ्ट by A2 and this block has moved left right by A1। अब क्या होगा, ये फिर अंदर घुस जाएगा। यहां फोर्स कितना हो गया, 0, ये नेचुरल स्टेट है, ये नेचुरल लेंथ है, यहां नेट फोर्स हो गया 0, बट स्पीड तो गेन कर चुका है, ये रुकेगा नहीं, फोर्स 0 है, बट बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ये अंदर घुस जाएगा। अब इसमें रिटार्डेशन शुरू होगा। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, ये दोनों अंदर की तरफ आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ धकेल रहा है, धीरे धीरे इनकी स्पीड घटेगी और फिर एक बार जाके दे वुड कम टू रेस्ट अगेन। उतने ही डिस्टेंस पे यहां पर आके ये दोनों फिर रुकेगा, उतने ही डिस्टेंस पे आके यहां पे ये दोनों फिर रुकेगा। जितने डिस्टेंस ए राइट से चला था, उतने ही डिस्टेंस ए लेफ्ट पे आके ये दोनों रुक जाएगा। अगेन स्टॉप्स, यहां रेस्ट पे था, यहां रेस्ट पे था, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, अगेन रेस्ट पे आएगा। तो समझ लो ये लेफ्ट टू राइट A1 से A1 तक ऑसिलेट करेगा, और ये भी लेफ्ट टू राइट A2 से A2 तक ऑसिलेट करेगा। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग। हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। पहली बात, एक बात समझ लो, अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लें, इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्शन रिएक्शन है जो कट जाता है, kx और माइनस kx, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन कट जाता है। F एक्सटर्नल इस पूरे सिस्टम पे 0 है, F एक्सटर्नल इस पूरे सिस्टम पे 0 है, इसीलिए इसका सेंटर मास जहां था वहीं रहेगा। अगर इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर था, मान लो इस दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां पर था, तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट थ्रू आउट द मोशन, सेंटर मास नहीं चलेगा। फिर इसके बाद जब T/2 टाइम देंगे, T/4, जब टाइम कितना होगा 3T/4, तो ये ब्लॉक पहुंचेगा मीन पोजीशन पे लेफ्ट जाता हुआ, और ये ब्लॉक पहुंचेगा मीन पोजीशन पे राइट जाता हुआ। इसका मीन पोजीशन O है और इसका मीन पोजीशन O' है। इसका मीन पोजीशन O है और इसका मीन पोजीशन O'। ये इसकी वाटर सिस्टम कर रही है, इसकी वाटर सिस्टम कर रहा है। 2-3 बातें इसमें समझ लो। पहला डेल्टा x सेंटर ऑफ मास इज 0, center of mass do not move in the entire process, therefore m1 x1 is equal to m2 x2। basically m1 x1 या m1 a1 is equal to m2 a2। m1 a1 समझो, मास इंटू ये राइट वर्ड m1 इंटू a1 प्लस
m2 इंटू माइनस a2 इज 0. m1 a1 प्लस m2 इंटू माइनस a2 इज 0. यानी m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2. इसका मतलब एंड a1 प्लस a2 किसके इक्वल होगा बताओ? x नॉट के. क्योंकि इनिशियली मान लो सिस्टम में 3 सेंटीमीटर का एलोंगेशन था. 1 मीटर का स्प्रिंग है, मैंने उसको 103 सेंटीमीटर करके छोड़ दिया. तो जिसका मास m है और एक का मास 2m है, तो जब m मास मूव करेगा 2 सेंटीमीटर तो 2m मास मूव करेगा 1 सेंटीमीटर. उसका हाफ मूव करेगा. जिसका मास कम उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, ताकि वो सेंट्रल मास को चलने ना दे. तो 2m मास जितना चलेगा m मास उसका डबल चलेगा. लेकिन जब वो नेचुरल लेंथ पे आएगा तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का सम, दोनों के डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होगा? 3 सेंटीमीटर, जो इनिशियल एलोंगेशन था. हम इन दोनों को सॉल्व करके इनका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं. हम a1 और a2 निकाल सकते हैं. कितना आएगा? a1 इज इक्वल टू आएगा m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू a0 इनवर्स रेशियो में, और a2 इज इक्वल टू m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू a0. ये निकाल सकते हैं. क्या चीज? हाँ सॉरी, x नॉट करेक्ट. x नॉट. दूसरी बात, स्पीड जब यहां ये पहुंचेगा इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम. जब ये यहां पहुंचेगा इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे. स्पीड मैक्सिमम हो या ना हो, ये चीज अब भी एप्लीकेबल है. क्या? हर केस में. दूसरा, पहला इक्वेशन हो गया डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास. दूसरा है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. किसी भी टाइम पे v1 m1 v1 मोमेंटम पॉजिटिव, m2 v2 मोमेंटम नेगेटिव. एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा, दूसरे का पक्का नेगेटिव होगा. फिर उलट जाएगा, एक का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा. हमेशा मोमेंटम इक्वल अपोजिट होता है. इन मैग्नीट्यूड m1 v1 m2 v2 कैंसिल आउट, मोमेंटम कंजर्व रहेगा पूरे प्रोसेस में. थर्ड, अगर आप जानना चाहते हैं इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी, आप जानना चाहते हैं इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी, इसके पास 2 मेथड है. पहला है एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा है एसएचएम का इक्वेशन जो हम देखेंगे. तो याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी U प्लस के इज कंजर्व, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या था? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. स्टार्टिंग में जब स्प्रिंग में एलोंगेशन था एक्स नॉट, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या था? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. और काइनेटिक था 0. दोनों को तुम्हें रेस्ट पे से छोड़ा था. जब ये अपने नेचुरल स्टेट में पहुंचा, जब ये अपने नेचुरल स्टेट में पहुंचा, तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0. नेचुरल स्टेट का मतलब है नाइदर एलोंगेशन नॉर कंप्रेशन, 0. प्लस इसकी काइनेटिक प्लस इसकी काइनेटिक होगी, लिखोगे हाफ m1 v1 मैक्स का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 मैक्स का स्क्वायर. जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, वो इसकी और इसके दोनों के कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है यहां पे. ठीक, ये थर्ड पॉइंट है. तो इन दोनों इक्वेशन से m1 v1 इक्वल टू m2 v2 एंड हाफ के एक्स नॉट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर. तुम v1 v2 निकाल सकते हो, पर मेरे पास का शॉर्टर मेथड है, हम देखेंगे. चौथा पॉइंट, इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है. एक साइकिल कंप्लीट करने को इक्वल टाइम लगेगा. एक साथ रुकेंगे, एक साथ स्टॉप करेंगे, एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे. दोनों का एम्पलीट्यूड भले अलग अलग हो, और दोनों का टाइम पीरियड सेम है. एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, एम्पलीट्यूड डिफरेंट, बट टाइम पीरियड इज सेम. पांचवा पॉइंट, इन दोनों एसएचएम में इसके और इसके
एसएचएम में एक फेज डिफरेंस है। कितने का है फेज डिफरेंस? ब्लॉक M1 और ब्लॉक M2 इन दोनों के जो एसएचएम है उसमें एक फेज डिफरेंस है। कितने का है? पाई का, है ना? देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। इसका